गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आपने इससे पिछले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 का पॉइंट था और गॉस थ्योरम आपने या गॉस लॉ आपने उसमें अप्लाई किया था। आज अपन इससे आगे वाला पॉइंट पढ़ेंगे। तो आपका आज का पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मेटेलिक शीट। किसी आपको कोई शीट दे रखी है और उस शीट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखिए बच्चों, ये जो शीट का जो पॉइंट है वो दो तरह का होता है, एक तो फाइनाइट होती है और एक इनफाइनाइट होती है। तो दोनों आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट में किस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। मेथड दोनों का बिल्कुल सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आप एक शीट में तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और एक शीट में आप एक तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते हैं। तो देखिए कोई शीट आपने एज्यूम करी है और इस शीट के लिए सरफेस एरिया है S। कैपिटल Q चार्ज जब इस शीट को देते हैं तो जो सारा चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सरफेस पर। तो ये जो चार्ज है वो पूरी शीट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब देखें इस शीट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो आपको जैसा कि पहले वाले टॉपिक में बताया था, कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप जो आपकी शेप है उसके लिए दो एलिमेंटल लेंथ एज्यूम करते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही आपको करना पड़ेगा, एलिमेंटल लेंथ एज्यूम करेंगे और एलिमेंटल लेंथ लेने के बाद में आप उन एलिमेंटल लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएंगे और उसके बाद में आप जो इक्वेशन आपके पास आएगा उसको इंटीग्रेट करके टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। तो ध्यान दें बच्चों, ये जो इसका सेंटर है यहाँ से r डिस्टेंस पर मैंने रेफरेंस पॉइंट एज्यूम कर रखा है P, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब ध्यान दें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी। तो इसके लिए आपको दो एलिमेंटल एरियाज एज्यूम करने पड़ेंगे। एक आपने ऊपर एज्यूम कर दिया है ds, एक आपने नीचे एज्यूम किया है ds। और यहाँ से जो फील्ड इंटेंसिटी है वो आ रही है DE1, दूसरे वाले से फील्ड इंटेंसिटी आ रही है DE2। दो इंटेंसिटीज आपके पास निकल गई। अब आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कहीं एक ही पॉइंट पे दो एक साथ आ रही हैं तो आपको वहाँ पे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर भी जो DE1 और DE2 दोनों हैं उनका रिजल्टेंट आपको निकालना है। तो देखिए जो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं आप या तो इनमें वेक्टर एडिशन कर दें या फॉर्मूले अप्लाई करें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे तो इनको आप कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। अब कंपोनेंट आपको बढ़ाया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे cos थीटा आता है और वर्टिकल कंपोनेंट पे sin थीटा आता है। तो बच्चों देखो ये कंपोनेंट बनेंगे DE1 sin थीटा और यहाँ आएगा DE1 cos थीटा। तो DE1 के लिए दोनों कंपोनेंट आपके सामने हैं। इसी तरह DE2 के लिए बनाएं तो देखिए ये आएगा DE2 sin थीटा और इधर आएगा DE2 cos थीटा। तो ये कंपोनेंट आपके सामने आ गए। अब आप ये देखेंगे कि जो दोनों एलिमेंटल एरियाज आपके पास हैं DS और DS दोनों बिल्कुल सेम हैं, दोनों पे चार्ज बिल्कुल सेम है और दोनों एरियाज से पॉइंट P जो है वो सेम डिस्टेंस पर है। तो ऐसा जब है तो जो दोनों इंटेंसिटीज़ आपके सामने आई हैं जो DE1 और DE2 है वो भी दोनों इक्वल ही होंगी।
तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो DE1 है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा DE2 के मैग्नीट्यूड के। दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है। हाँ, पर डायरेक्शन दोनों के अलग अलग है, ये इधर जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पर मैग्नीट्यूड दोनों का यहाँ सेम है। अब मैग्नीट्यूड जब दोनों का सेम होगा बच्चों, तो जो साइन कंपोनेंट आपके पास है वो इक्वल और अपोजिट हो जाएगा, और इक्वल और अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसल्ड आउट कर देगा, ये इससे कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो ये वाली जो इंटेंसिटी है वो तो ज़ीरो आ जाएगी। इसलिए शीट के साथ में जो साइन कंपोनेंट के अलोंग में इंटेंसिटी होती है वो हमेशा ही ज़ीरो लेते हैं, कभी भी इंटेंसिटी साइन के टर्म में नहीं ले जाती है, क्योंकि जो दो कंपोनेंट आपके पास हैं वो दोनों एक दूसरे को कैंसल्ड आउट कर देते हैं। अब देखें आगे, जब ये इंटेंसिटी कैंसल्ड आउट आपके सामने हो चुकी है तो बची कौन सी इंटेंसिटी है, कॉस थीटा की। अब देखिए दोनों इंटेंसिटीज कॉस थीटा के टर्म में आपके पास आई, वो भी इधर। अब मान लीजिए शीट की बात करें तो शीट आपके पास कैसे भी हो सकती है। तो देखिए एक शीट का एग्जाम्पल अपन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई शीट है और इस शीट पे इंटेंसिटी मैंने इधर निकाली है। अब जरूरी नहीं इधर ही निकाले, वो इंटेंसिटी मैं पीछे की तरफ भी निकाल सकता था, वो इधर भी निकाली जा सकती थी। तो शीट के दोनों तरफ इंटेंसिटी आपके सामने हो सकती है। तो अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे, अपन गॉस लॉ अप्लाई आपको करना है। तो गॉस लॉ के लिए आपको एक गाउसियन सरफेस मानना पड़ेगा जो हमेशा क्लोज सरफेस होगा। तो इसके लिए देखिए डायग्राम कैसा बनेगा। तो ये बच्चों आपका शीट है, शीट पे चार्ज है, अब देखें आपने ये देखा कि शीट के या तो इधर इंटेंसिटी हो सकती है या पीछे की तरफ इंटेंसिटी हो सकती है। तो आपने इधर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट एज्यूम कर रखा था P, तो इसको कवर करने के लिए कोई गाउसियन सरफेस आपको मानना पड़ेगा जो क्लोज सरफेस होगा। तो देखें यहाँ के लिए एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की को इमेजिन करेंगे आप। तो आपने क्या किया, शीट के दोनों तरफ एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस अज्यूम कर लिया। अब सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस जो होता है उसमें टोटल 3 सरफेस होते हैं। एक सरफेस यहाँ होता है S1, इधर होता है बच्चों S2, और एक यहाँ होगा S3। अब आपने इस डायग्राम से ये समझा कि अगर इधर है तो शीट में इधर इंटेंसिटी निकलेगी और इधर है तो दूसरी तरफ इंटेंसिटी निकलेगी। तो ऐसा जब होगा तो यहाँ के लिए इंटेंसिटी देखिए ये आ गई, इसके लिए इंटेंसिटी ये आ गई है, और इसके लिए इंटेंसिटी इधर आ गई है। अब ध्यान दें कि जो एरिया वेक्टर होगा इसके लिए एरिया वेक्टर आ गया, इसके लिए एरिया वेक्टर आ गया, और ये इसके लिए भी एरिया वेक्टर आ गया। तो तीनों के लिए एरिया वेक्टर ले लिया आपने, इंटेंसिटी का वेक्टर भी ले लिया है। अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो देखेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों बिल्कुल सेम है। तो थीटा की वैल्यू आएगी बच्चों 0 डिग्री। यहाँ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा इक्वल्स टू आएगा 90 डिग्री, और यहाँ बिल्कुल सेम डायरेक्शन है तो थीटा इक्वल्स टू आएगा 0 डिग्री। अब 3 सरफेस आपके सामने है तो टोटल फ्लक्स जो है वो भी 3 ही होंगे। तो अपन एक काम करें, इसके लिए S1 के लिए फ्लक्स मान लेते हैं φ1, S2 के लिए फ्लक्स मान लेते हैं φ2, और S3 के लिए फ्लक्स अज्यूम कर लेते हैं φ3। और टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को आप ऐड कर देंगे, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है फ्लक्स, इसलिए इसका अलजेब्रिक एडिशन होगा। तो देखिए पहले इसकी थ्योरी अज्यूम कर लेते हैं। Let us assume a sheet of area capital S having charge capital Q
equally distribute on them। आपने यही लिया था। फिर आपने क्या किया, इस शीट से r डिस्टेंस पर p पॉइंट अज्यूम किया। वी कंसिडर पॉइंट p फ्रॉम r डिस्टेंस ऑफ शीट। फिर आपने क्या किया था, दो एलिमेंटल एरियाज अज्यूम करे जिनसे दो इंटेंसिटीज आई। वी ऑल्सो कंसिडर टू एलिमेंटल एरियाज ds on sheet, then intensity of electric field is dE1 and dE2 respectively। आपने ये देखा कि dE1 और dE2 ले लिए। अब आपने क्या किया, इन दोनों को कंपोनेंट में ब्रेक किया। dE1 and dE2 dE1 and dE2 are broken into components। आपने कंपोनेंट बनाए। कंपोनेंट बनाने में आपने ये देखा कि साइन कंपोनेंट कैंसिल्ड आउट ड्यू टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in a direction, then resultant intensity is due to cos component। तो आपने ये काम किया इस डायग्राम के लिए, और जो भी आपने यहाँ किया है उसको थ्योरेटिकली रिटर्न कर लिया है। अब देखें आगे, इसके आगे आपने क्या किया था, इसके आगे आपने क्या किया है कि जो शीट है उसके दोनों तरफ आपने एक सिलेंड्रिकल शेप अज्यूम किया। तो देखिए सिलेंड्रिकल शेप अज्यूम करने में किस तरह से फॉर्मूला लगेगा। We consider a cylindrical Gaussian surface। अब देखिए बच्चों, गाउसियन सरफेस वो क्लोज सरफेस होता है जो आपने कैलकुलेशन के लिए एज्यूम किया है, जहाँ गॉस थ्योरम लगेगी या गॉस का लॉ लगेगा। तो देखिए आपने ये यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप अज्यूम किया। On this cylinder three surfaces S1, S2 and S3 having flux phi1, phi2 and phi3, then total flux। तो देखिए आपको मैंने फ्लक्स के बारे में बताया कि फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी के लिए अगर आपको कहीं रिजल्टेंट निकालना पड़े तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो आएगा फाई इक्वल्स टू
φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। और फाई का फॉर्मूला होता है क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन S1 सरफेस के लिए ई डी एस कॉस थीटा प्लस सेकेंड S2 के लिए ई डी एस कॉस थीटा और थर्ड होगा S3 के लिए ई डी एस कॉस थीटा। अब ध्यान दें S1 के लिए थीटा 0 है, S2 के लिए थीटा 90 है और S3 के लिए थीटा 0 है। तो फाई कॉस तो आएगा ई डी एस कॉस 1 के लिए है बच्चों 0 डिग्री प्लस S2 के लिए ई डी एस कॉस यहाँ भी 0 ही है और थर्ड के लिए है ई डी एस कॉस 90 डिग्री। अब देखिए कॉस 0 और कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है कि जो cos 0 डिग्री होता है वो 1 होता है और cos 90 डिग्री जो है वो 0 होता है। तो cos 90 जब 0 होगा तो ये वाली जो टर्म है S3 की वो तो 0 हो जाएगी और ये दोनों आपके पास बचेंगे। तो फाई इज इक्वल्स टू आएगा S1 के लिए ई डी एस प्लस S2 के लिए ई डी एस और प्लस आ जाएगा 0। दोनों में से ई को बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा डी एस S1 के लिए और ये भी बचेगा डी एस S2 के लिए। दोनों डी एस का इंटीग्रेशन S हो जाएगा तो फाई कॉस टू आएगा ई एस प्लस ई एस या फाई कॉस टू 2 ई एस। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद फ्रॉम गाउस लॉ आपको ये बताता है कि फाई कॉस टू होगा Q अपॉन एप्साइलन नॉट। तो आप यहाँ पुट करें इसको, तो पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा आपके सामने। तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्साइलन नॉट इक्वल्स टू 2ES। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2S एप्साइलन नॉट, या लिख सकते हैं E इक्वल्स टू Q अपॉन S और 2 एप्साइलन नॉट। और आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन S इक्वल्स टू होता है सिग्मा। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू शीट। आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई है वो डिपेंड कर रही है सिग्मा पर और किसी भी वेरिएबल पर ये डिपेंड नहीं कर रही है। एप्साइलन नॉट यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अगर किसी सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हाई हो जाएगी और ये डिस्टेंस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करेगा सिर्फ चार्ज डेंसिटी पर जो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर आप ये देखें इसमें कि कहीं पर सरफेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, S की वैल्यू अगर हाई है तो सिग्मा कम हो जाएगा और सिग्मा कम होगा तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई अगर बहुत बड़ा सरफेस आपके सामने है तो बड़े सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम आएगी और छोटे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हाई आएगी। या फिर आप बोलेंगे अगर कहीं डेंसिटी हाई हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होगी और कहीं डेंसिटी अगर कम है तो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मेटेलिक शीट। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और दी हुई है आपको। वो कंडीशन कौन सी है? ये आपने देखा कि जो शीट है उसके दोनों तरफ आपने निकाला,
जो आपको शीट दी हुई थी, सॉरी, जो मेटेलिक शीट थी आपकी, ये चार्ज थी, इसके इधर भी आपने निकाल लिया है और इधर भी निकाल लिया है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको सिर्फ एक साइड ही पूछी जाती है, या तो आपको इधर वाला साइड पूछा जाए या फिर आपको इधर वाला साइड पूछा जाए। तो देखिए, अगर कोई इंटेंसिटी इस तरह से हो जो आपको केवल इधर ही निकालनी हो, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, ये 3 सरफेस नहीं होते हैं, वहाँ पर 2 ही सरफेस होंगे, और वो 2 सरफेस कौन से होंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा। तो थर्ड टर्म नहीं आएगी इसमें, ये वाली टर्म नहीं आएगी। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा, फर्स्ट वाला डायग्राम बिल्कुल सेम होगा, सेकंड जो चीज़ें हैं इसकी थ्योरी की वो भी बिल्कुल सेम होगी, और जो सेकंड वाला आपने जो गाउसियन सरफेस अज्यूम किया है, तो वो गाउसियन सरफेस जो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। और इसमें 2 सरफेस होंगे, ये S2 होगा और ये S1 होगा। यहाँ थीटा 0 डिग्री होगा और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा। तो जो फाई की वैल्यू बनेगी वो आएगी EDS cos 0 डिग्री प्लस EDS cos 90 डिग्री। cos 0 जो है वो हो जाएगा 1 और cos 90 है वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म बचेगी, तो फाई cos तो आएगा EDS का इंटीग्रेशन। सॉल्व जब कर देंगे तो फाई cos तो हो जाएगा ES, E cos तो होगा फाई अपॉन S, और फाई की वैल्यू गॉस लॉ से फाई cos टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुट कर देंगे तो E cos टू आएगा Q अपॉन S एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देंगे Q अपॉन S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज डेंसिटी सरफेस के लिए Q अपॉन S इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा, तो E cos टू आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये चार्ज डेंसिटी थी सिंगल साइड के लिए, और इससे पहले वाली जो चार्ज डेंसिटी है वो दोनों तरफ के लिए। तो ये आपकी शीट के लिए दोनों तरह की कैलकुलेशन हो जाएगी। आप चाहो तो सिंगल साइड के लिए भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो दोनों साइड के लिए भी निकाल सकते हो। अब देखिए, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल भी हैं, कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आएंगी, तो उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए, इसमें एक तरह का एक एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया हुआ है, बुक में है, मैं आपको करवा देता हूँ, तो देखेंगे क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई शीट है ये, और इस शीट से r इक्वल्स टू 5 मीटर पर कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और ये शीट जो है वो चार्ज्ड है। चार्ज शीट है ये। अब आपको ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस है, यहाँ पे ये यहाँ पर बैलेंस पोजीशन पर है, F इक्वल्स टू है 0, और यहाँ पर इंटेंसिटी है E। आपको इस E इंटेंसिटी की वैल्यू पूछी है कि कितनी इंटेंसिटी इस शीट की हो कि 5 मीटर डिस्टेंस पर रखा इलेक्ट्रॉन बैलेंस स्टेट में रहे। तो देखिए कैसे निकलेगा ये। तो बच्चों देखो, ये यहाँ शीट है, ऊपर इलेक्ट्रॉन है, एक साइड ही हो सकता है इलेक्ट्रॉन। अब एक साइड ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पर जो फॉर्मूला इंटेंसिटी का लेंगे वो आएगा आपके पास है 1 साइड का, सिग्मा अपॉन S, और अगर दोनों साइड के लिए होता है तो ये आता है सिग्मा अपॉन 2S। तो 1 साइड के लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटेंसिटी के लिए, सिग्मा अपॉन S।
अब बैलेंस होने की स्टेट आपको ये बताती है कि जो फोर्स इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ लगा रहा है और जो फोर्स इंटेंसिटी ऊपर की तरफ लगा रही है, ये दोनों फोर्स इक्वल है। तो F इक्वल्स टू ये mg इक्वल होगा F इक्वल्स टू क्यू ई के। अब मेरे को यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए, तो इंटेंसिटी के लिए आ जाएगा mg अपॉन क्यू। अब मास इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। g की वैल्यू ऑलमोस्ट आप 10 ले सकते हैं, और चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये तीनों वैल्यूज़ अगर आप पुट करेंगे तो इंटेंसिटी आ जाएगी 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10/1.6 इंटू 10⁻19। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। और मान लीजिए कि आपको ये चीज़ नहीं दी हुई होती, तो इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं आप इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे। आपको या तो डेंसिटी दिया हुआ होता, और या आपको सरफेस और चार्ज दिया हुआ होता, तो इससे भी निकल सकते थे। मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा होता कि कोई चार्ज शीट है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है इस पर, और ये 1 मीटर और 1 मीटर का है। तो इसके लिए देखिए कैसे निकलता है कि इसके लिए आपको यहाँ पर कोई इंटेंसिटी कैसे फाइंड करोगे, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एस एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो में, और एस हो जाता 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो शीट के लिए बच्चों कैलकुलेशन इस तरह से होगी। इस तरह के कुछ और क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं जिनको आप अपने आप सॉल्व करें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आए जो आप अभी तक के वीडियोस में आपको नहीं आई थी तो आप बताएं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए इसके लिए जो आगे वाले पॉइंट हैं, जैसे कि स्पेयर पढ़ेंगे अभी आप, और उसके बाद में 1-2 पॉइंट और है, फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा आपका। तो आप इसके धीरे धीरे न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।